जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी एग्ज़ाम का एनालिसिस हमारा चल रहा है। 11 दिसंबर की पहली शिफ्ट का मोस्ट अवेटेड जो टॉपिक है आप लोगों के लिए वो रहा विज्ञान। और इस लेक्चर में हम साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे कि साइंस के क्वेश्चंस कैसे आए हैं। अगर आपको सारे जितने भी अभी एग्ज़ाम एनालिसिस हुए हैं आपके जीएस के, मैथ के, उनकी पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप तपोभूमि ब्रॉडकास्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएंगी। इस लेक्चर के लिए मैं बंटी कुशवाहा जी जो कि हरदा से हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो विज्ञान के इतने सारे प्रश्न याद करके लाए और हमें उन्होंने बताया। अगर आप लोगों के पास इंग्लिश, विज्ञान या किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्न हैं, आपका अगर आज पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में, तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं 8839449109। साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है। देखिए हमें यहाँ पर 10 प्रश्नों का आइडिया मिला है कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी फिजिक्स पढ़ाया है, ठीक है, 11th और 12th के लिए। तो अगर आप लोगों के पास एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं इनको आपको सरल भाषा में, सरल तरीके से मुश्किल 15 मिनट के चैप्टर में भी समझा सकता हूं, अगर आपने उसके पहले भी साइंस नहीं पढ़ी है तो अगर आपके पास प्रश्न हैं तो मेरे पास आप ज़रूर भेजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, तांबा और जस्ता को मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनती है। ये प्रश्न पूछा गया तो कांसा बनती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आया सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण को लेकर। एक्चुअली में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर 2 प्रश्न आए थे विज्ञान में। ठीक है, दोनों प्रश्न मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये बताया गया है कि सर अगर हमको उसका समीकरण पता है तो उसी से रिलेटेड आया। एक तो शायद ये आया कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो आपकी ऑक्सीजन मिलती है हमको। और दूसरा उसके समीकरण को लेकर, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके समीकरण को लेकर प्रश्न आया था। तो मैंने यहाँ पर ये आपको पूरा समीकरण लिख दिया है। 6CO2 + 6H2O प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लो, C6H12O6। और ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन के 6 अणु मिल रहे हैं हमको। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल ने आपस में क्रिया करी। ठीक है, इसके लिए हरित लवक आवश्यक होता है जो कि आपका पौधों में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना आप, और कोशिका को पढ़ लेना। ये 2 ऐसे टॉपिक है जिनसे 2 प्रश्न आपके हर उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न था, जैसे बच्चे बता रहे थे कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आए। एक्चुअली में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, हालांकि हमें पूरे वो क्वेश्चन मिल नहीं पाए। ये एक प्रश्न मिला है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यानी कि मास 40 किलोग्राम है एवं वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पिंड का भार बताइए। देखिए जो भार है ये एक प्रकार का बल होता है। जैसे कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, हमारा द्रव्यमान कुछ होगा और पृथ्वी हमको किस बल से अपनी ओर खींच रही है, वो हमारा भार या वेट कहलाता है। तो भार कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका द्रव्यमान m और गुणा g आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो आपका द्रव्यमान 40 था तो हमने 40 लिख दिया, और आपका त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, वो लिख दिया। अब चूंकि ये जो वेट है ये एक तरीके का बल है तो ये न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो 40 × 9.8 किया तो 392 न्यूटन आ गया, यानी पिंड का जो भार है वो 392 न्यूटन होगा। चौथा एक प्रश्न आया, एक्चुअली में एग्जैक्ट क्वेश्चन कुशवाहा जी को याद नहीं था तो थोड़ा टूटा फूटा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन जो आया था वो इस पर आधारित था कि विद्युत चालक जो होता है उससे मुक्त ऊर्जा पर प्रश्न था कि कोई विद्युत चालक है, उसमें इतने एम्पियर की ऊर्जा प्रभावित हो रही है, उसका इतना रेजिस्टेंस है, इतने समय के लिए ऊर्जा प्रभावित हो रही है, तो बताइए कि कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसका फॉर्मूला है कि हीट बराबर I²R × T। यहाँ पर I आपकी विद्युत धारा होती है। जैसे कोई एक तार है, उस तार में अगर आपने करंट दौड़ा दिया तो वो तार गर्म होगा,
गर्म होने का मतलब है उसमें से ऊर्जा निकल रही है, तो वो ऊर्जा की मात्रा क्या है, ये सवाल था। तो जैसे ये एम्पियर में, जैसे ये जो आई है वो विद्युत धारा है, ये एम्पियर में दी रही होगी सवाल में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ये जो एम्पियर में दी रहा है वो आप धारा समझ लीजिए आई, जो ओम में दिया रहा है उसको प्रतिरोध समझ लीजिए आर, तार का प्रतिरोध होता है, ठीक है। और कितने समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है वह है टी। तो आपको जो, अगर आप इन में रखेंगे मान, तो आपको जो एच की वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी विमुक्त ऊर्जा। अगर जूल को कैलोरी में चेंज करने का बोला गया हो तो वो भी आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न थे। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न कुछ ऐसा था कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा जब, और फिर 4 ऑप्शन दिए थे। अब एक्चुअली में वो 4 ऑप्शन अपन को पता नहीं है, क्योंकि 4 कंडीशन दी थी। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होंगी जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। वैसे अगर हम समझें मोटा माटी की वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी ds/dt, एस अगर वस्तु की सिचुएशन मानिए, समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब होता है उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी उसका वेग 0 है। अब इसी से संबंधित कोई वहां पर 4 सेंटेंस में एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस पे हमको टिक कर देना था। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं आपको और भी आसानी से समझा सकता था, ठीक है। छठवां प्रश्न है आपका कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आया। कोशिका से संबंधित चलिए एक ही आया, लेकिन ये 2 से 3 प्रश्न आपके डेली आने हैं, क्योंकि कोशिका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा कंटेंट है, तो वो डेली एक 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सुनामी को लेकर एक प्रश्न आया था, चूंकि ऐसा नहीं था कि सुनामी कौन से साल आई थी, क्या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा प्रश्न था सुनामी की लहरों को लेकर कि लहरें एकदम से बड़ी कैसे हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रश्न था, ठीक है। 8वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा सहायक ऊतक है। और जैसे कि हमारा शरीर होता है वो कोशिका, फिर ऊतक, ये सब चीज़ें जो रहती हैं उनसे बनता है, ठीक है। ये क्रमोत्तर उनका सिस्टम है, तो हमको ये देखना है कि सहायक ऊतक कौन सा था उन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये भी मानव जो शरीर है उसकी संरचना का भी अध्ययन आपको करना है। 9वां प्रश्न था एक पिंड की गति पर आधारित प्रश्न था। एक्चुअली में जो प्रश्न भेजा था वो एक्चुअल सही प्रश्न याद नहीं था, ठीक है, तो वो थोड़ा अटपटा प्रश्न था। मैं समझ गया कि प्रश्न कैसा होगा। प्रश्न पिंड की गति पर आधारित था कि कोई पिंड उत्तर की ओर गति कर रहा है, उस पर किसी दूसरी दिशा में बल लगाया गया, तो उस बल के प्रभाव में उसकी गति कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसा प्रश्न आया था, ठीक है। तो ये भी हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बस उनकी भाषा थोड़ी अलग अलग होती है, हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, इसलिए शायद आपको लगे कि ये कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल इजी रहेंगे आपके, ठीक है। 10वां प्रश्न, दम घोंटू गैस आई थी। तो दम घोंटू गैस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्योंकि जैसे ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमारे शरीर के रक्त में एक होता है हीमोग्लोबिन, उससे ये क्रिया कर जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का संचरण करता है, वो बंद हो जाता है और हमारा दम घुटने लगता है, इसलिए इसको दम घोंटू गैस कहते हैं। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन थे, मतलब आप ये मान के चलिए कि जनरल क्वेश्चन कम थे आपके, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस भी आए हैं। जो न्यूमेरिकल बेस थे वो बच्चों को याद नहीं है, इसलिए वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद आता है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर इस नंबर पे हमें भेज सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके भी क्वेश्चन आए होंगे उनके मैं 5-5 मिनट के ट्यूटोरियल्स बना दूंगा, और आपने पहले साइंस पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ा हो, चाहे नहीं पढ़ा हो, फिर भी आप उनको बना लोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रश्न है तो ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।